Now let's talk about the Bohr radius. सबसे पहले बोहर रेडियस है क्या? इसको हम सिंपली रेडियस भी कह सकते हैं, or we can say this is the distance of a specific shell from nucleus. किसी भी शेल का जो फासला होता है न्यूक्लियस से, इसको हम कहते हैं बोहर रेडियस। पहले शेल को हम फर्स्ट बोहर रेडियस कहते हैं, सेकंड शेल जिस फासले पर बैठा होता है इसको हम सेकंड बोहर रेडियस कहते हैं, इसी तरह थर्ड बोहर रेडियस एंड सो ऑन। अब हम ऐसा करेंगे कि हम ट्राई करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे। किस चीज के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो कीप इन माइंड हम ज्यादातर हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा कि लेट अस कंसीडर हमारे साथ एक एटम है और उस एटम में ऐसा है ना कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो है Q1 और वो Q1 बराबर है Ze का। बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है Q2 और वो हम बराबर करेंगे E का। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की बीच जो फासला होता है, इस फासले को हम कहते हैं क्या? आर रेडियस। तो आप अपने लिए कुछ स्टेटमेंट बनाएंगे कि कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज E revolving at r distance from nucleus with charge Ze. And as we know that this electron is revolving with the equilibrium. How? Because of two forces. The electron is revolving around the nucleus because of two forces. The one force is the Coulombic force. Coulombic force. वो Coulombic force क्या होता है? That is the force between positive nucleus and negative electron. Or we can say this is the force between two charges. दो चार्जेस के बीच जो फोर्सेस होते हैं इसको हम कहते हैं कोलम्बिक फोर्सेस, ठीक है। और वो बराबर होता है हमारे साथ किस चीज का? F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। अब ये K क्या होता है? Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे? Q2 की जगह क्या लिखेंगे? तो देखिए F आप लिख दो, F कुलम लिख दो। K बराबर होता है किस चीज का? K बराबर होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बराबर होता है। Q1 जो है Q1 ये बराबर है ऊपर देखो Ze का, ठीक है, और Q2 जो है वो बराबर होता है E का एंड दैट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इन सब को मिला के हम कोलम्बिक फोर्स को इस तरह लिख सकते हैं कि कोलम्बिक फोर्स विल बी इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे साथ कोलम्बिक फोर्स के लिए इक्वेशन। ये हो गया कोलम्बिक फोर्स के लिए इक्वेशन, ये आप अपने साथ नोट करो, ठीक है। इसी तरह एक और फोर्स है, ये वही फोर्स है जिसकी मदद से ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। एक दूसरा फोर्स भी है और वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? दैट इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू एस्केप दिस इलेक्ट्रॉन। ये अपनी ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के होल्ड से आजाद करना चाहता है। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए इक्वेशन होता है mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब चूंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम के साथ जो है मूवमेंट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम के लिए इन दो फोर्सेस का इक्वल होना लाजिमी है, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, जबकि डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होंगे। तो देखिए एट इक्विलिब्रियम या एज वी नो एज इलेक्ट्रॉन revolve with uniform velocity,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बराबर है कोलंबिक फोर्स का। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। डायरेक्शन में अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अराउंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो कोलंबिक फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो लेट्स पुट द इक्वेशंस। कोलंबिक फोर्स जो है वो बराबर है, अभी मैंने आपको बता दिया, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का, R स्क्वायर का। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बराबर है किस चीज का? mv² बाई R का, ठीक है, mv² बाई R का। जैसा कि हमको पता है कि R जो है इस तरफ भी है और उस तरफ भी है और दोनों डिवीजन में है, तो ये R इस R को बहुत आसानी से कैंसिल कर सकता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब कौन बाकी रह गया? शाबाश, R बाकी रहे। R नीचे जो है ZE² एक तरफ जो है ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाकी रह गया। ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाकी रह गए इस तरफ, और उस तरफ mv² बाकी रह गया। कौन? mv² बाकी रह गया, ठीक है। अब मास तो है लेकिन वेलोसिटी हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम 6 पास्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी से राबता करेंगे। अभी जो मैंने आपको पास्टुलेट बताया था, और वो क्या है? वो हमारे साथ है कि mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। अभी मैंने बता दिया कुछ देर पहले, ठीक है। अब इसमें v को हम मालूम करते हैं, तो v को अकेला छोड़ेंगे, n लिखेंगे, h लिखेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 2 पाई m r लिखेंगे। तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अब यहाँ पर v नहीं है, यहाँ पर v² है, तो जब आप v को स्क्वायर करेंगे तो इन सब पर आप स्क्वायर लिखेंगे, और जब आप सबको स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, v इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m² एंड r²। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द r, अब हम r की जो वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, सारी वेलोसिटी की जो इक्वेशन है उसको हम पुट करेंगे इधर। देखिए, दिस इज द ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू m, हम m लिखेंगे, ठीक है। और v² की जगह मैं क्या लिखूंगा बोलो? n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m² और r², 4 पाई m² r² लिखेंगे। अब जो जिसके साथ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, ठीक है। और 4 के साथ कैंसिल हो रहा है, एक पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, एक आर के साथ कैंसिल हो रहा है। जो बाकी रह गई उनको लिख दो, ठीक है, जो बाकी रह गई उनको इधर लिख दो। शाबाश शाबाश, मखराजी। अच्छा, जो बाकी रह गए उन सबको ऊपर लिखो, ZE² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, उस पार लिखो m, और कौन रह गई? n² h² डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 4 तो कैंसिल हो गया, पाई, शाबाश, पाई m², ठीक है, m² रह गया। इसके साथ साथ रह गया कौन? r, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि r को सेपरेट करते हैं, r को अकेला करते हैं, ठीक है। तो r को अगर आप अकेला करना चाहते हैं तो r को ऊपर लेके जाओ, r इज इक्वल टू ZE² को नीचे लेके आओ। शाबाश, बाकी बंदों को अपने अपनी जगह लिख दो। देखिए,
अच्छा, एक m और एक m कैंसिल भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने एक m और एक m को कैंसिल नहीं किया है, तो मैं एक m और एक m को कैंसिल करूंगा। ये देखो, ये m इस m के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर m लिखने की जरूरत नहीं है और m पर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझ गई? तो बाकी लिख दो आप। कौन बाकी रह गया? n स्क्वायर, h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और वो जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया, जेड ई स्क्वायर पाई m, क्योंकि ये जो r था ये तो ऊपर चला गया। सो दिस इज द इक्वेशन पर द रेडियस ऑफ per the radius of any shell. This is the equation by help of which we can calculate distance of any shell from the nucleus. अब इसमें और थोड़ा काम करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं इसमें? रेडियस को लिख दो। मैंने ऐसा किया कि n स्क्वायर और z को मैंने अलग किया, बाकी जो भी थे, जैसा कि h स्क्वायर, जैसा कि एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि e स्क्वायर, जैसा कि पाई और m, ये सारे कांस्टेंट हैं। और इन कांस्टेंट की वैल्यूज जब आप पुट करेंगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके साथ वैल्यू आ जाएंगी क्या? r इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z into 0.529 angstrom. So this is the equation with the help of which we can calculate distance of any shell. ठीक है? अगर आप इसको मजीद सिंपल करना चाहते हैं, तो फॉर हाइड्रोजन एटम, चूंकि Z जो है वो 1 है, Z क्या है? 1 है। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दैट। इस इक्वेशन को R इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि नीचे जो Z है वो 1 पुट हो जाएगा, ठीक है? n स्क्वायर इंटू 0.529 आंगस्ट्रॉम। अब इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी शेल का फासला कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम में। जैसा कि अगर आप 1 पुट करते हैं, 1 यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, तो इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे? 1 स्क्वायर और 0.529, तो इसका आंसर आ जाएगा यही की यही 0.529 आ जाएगा। अगर आप रेडियस 2 मालूम करना चाहते हैं, सेकंड शेल का फासला कैलकुलेट करना चाहते हैं, दूसरी शेल का फासला मालूम करना चाहते हैं, तो आप 2 स्क्वायर लगाएंगे और 0.529 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आंसर हमारे साथ आ जाएगा क्या? 2.11 आंगस्ट्रॉम। इसी तरह अगर आप रेडियस 3 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, R3 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप लगाएंगे 3 स्क्वायर एंड 0.5, सॉरी ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो उससे आंसर आ जाएगा क्या? 4.75 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह अगर आप 4 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस 4, रेडियस ऑफ द फोर्थ शेल, तो आप 4 को स्क्वायर करेंगे और 0.529 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 8.40 समथिंग। आप समझ गई? अब इस वैल्यूज को देखिए, पहला शेल जो है वो 0.529 आंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, सेकंड शेल जो है वो हमारे साथ 2.11 आंगस्ट्रॉम के फासले पर है। इसी तरह जो थर्ड शेल है वो 4.75 के फासले पर है। इसी तरह जो चौथा शेल है हाइड्रोजन में वो 8.40 के फासले पर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि ये इन सब की जो वैल्यू जब आप पुट करेंगे, ठीक है, ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय e स्क्वायर पाई m, इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? h बराबर है 6.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इसकी वैल्यू यही है, -34 जूल सेकंड। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स
एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम सबको पता है, वो बराबर है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 19, सॉरी, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 31 kg, minus 31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सबको पता है वो बराबर है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power minus 19 कूलम। इसी तरह जो पाई है ये तो हिंसा है और हम सबको पता है कि इसकी वैल्यू है 3.17। इन सब को जब आप पुट करेंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप समझ गई। अच्छा, अब इस बोहर रेडियस में मैं आपको सबसे लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा और वो ये है, अपने साथ नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं डायग्राम से भी आपको जस्टिफाई करता हूं। वो ये है कि जो रेडियस 2 को जब आप रेडियस 1 से माइनस करेंगे, इससे जो वैल्यू आ जाएंगी वो क्या होगी, वो छोटी होगी। किससे? वो छोटी होगी जब आप रेडियस को 3 से 2 को माइनस करेंगे, इससे वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाएंगी। और जब आप रेडियस 4 से रेडियस 3 को माइनस करेंगे तो इससे और बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। आप समझ गए कैसे? यानी जब आप न्यूक्लियस से ऊपर जा रहे होते हैं तो शेल्स के बीच जो फासला होता है वो बढ़ जाएगा। कैसे? मैं आपको डायग्राम करके जस्टिफाई करता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। ये देखो, इस एटम का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब ये हो गया इसका पहला शेल जो है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम पर है। ये हो गया इसका दूसरा शेल, वो 2.11 एंगस्ट्रॉम के फासले पर होता है। इसी तरह ये हो गया तीसरा शेल, वो 4.75 एंगस्ट्रॉम के फासले पर है। इसी तरह ये हो गया आपके साथ कौन सा शेल, चौथा शेल, 4th नंबर शेल। तो ये हो गया इसका रेडियस। आप देख रहे हो ना? ठीक है, अब देखो, इधर देखो, ये जो फासला है ये छोटा है। पहले शेल का जो फासला है ये बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। ठीक है, इसी तरह ये जो फासला है ये थोड़ा बढ़ गया। पहले शेल और दूसरे शेल के बीच जो फासला है थोड़ा बढ़ गया बनिस्बत पहले शेल के। इसी तरह दूसरे और तीसरे शेल के बीच जो फासला है ये और बढ़ गया। इसी तरह ये तीसरे और चौथे शेल के बीच जो फासला है बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देख रहे हैं ना? शाबाश। मेरा मतलब यही है ना कि यहाँ पर जो डेल्टा आर है वो छोटा है, यहाँ पर डेल्टा आर थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर डेल्टा आर और बढ़ गया। यानी जब आप न्यूक्लियस से ऊपर चले जाते हैं तो न्यूक्लियस के बीच जो फासले होते हैं वो बढ़ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 - R1 आप कर सकते हैं, R3 - R2 कर